वेलकम। अभी तक आप लोगों ने क्या किया था कि सभी प्रकार की संख्याओं के मध्य लघुत्तम और महत्तम निकाले थे, है ना, चाहे जैसी संख्या हो। तो अब आज हम जो लगाएंगे, जो हम पढ़ाने जाएंगे, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। और ये चीज़ है, लेकिन एक बात और आपको हम बता दें कि यहाँ पर लिखा हुआ है सह अभाज्य और एक होता है अभाज्य। इनमें थोड़ा सा दोनों को एक साथ थोड़ा समझ लो, बार बार इसे आपको पता है। और अभाज्य जिसको कहते हैं अभाज्य संख्याएं, है ना। तो अभाज्य संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं जो होती हैं हमारी प्राइम नंबर कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं? प्राइम नंबर। और ये जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये हम किसी इंडिविजुअल संख्या के गुण धर्म के बारे में जो हम संक्रियाएँ करते हैं, जो भी हम ऑपरेशन करते हैं या जो कोई भी गुण धर्म बताते हैं या उस संख्या के बारे में बताते हैं, वो एक इंडिविजुअल संख्या के बारे में बताते हैं कि इंडिविजुअल संख्या कैसी है। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई संख्या मान लीजिए 7 है, तो 7 संख्या आइए, ये हमारी अभाज्य संख्या है। 5 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो एक इंडिविजुअल संख्या के बारे में बता दिया। और सहअभाज्य संख्या को बताने के लिए हमेशा हमें 2 संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है कि 2 संख्याओं के गुण धर्म का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तब इस प्रकार की संख्याओं के बारे में जब हम कुछ बताते हैं, तब वो तो उसको हम कहते हैं सहअभाज्य। तो सहअभाज्य जब 2 संख्याओं के बारे में जब हम तुलनात्मक अध्ययन करने चलते हैं, तब ये मतलब एक कंडीशन है। सहअभाज्य संख्या बताने की पहली कंडीशन ये है कि इसके लिए हमें 2 संख्याओं की परिकल्पना करना जरूरी है, क्योंकि इन 2 संख्याओं के मध्य हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और अभाज्य में तुलनात्मक अध्ययन नहीं होते, किसी विशेष संख्या के ही बारे में बात होती है। और तुलनात्मक कर भी सकते हैं कि भाई चलो अगर बताओ चाहिए अभाज्य है कि ये भी अभाज्य है, तो वो बात अलग हो गई। बाकी जहाँ पर जब 2 संख्याओं के बारे में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, वो एक पहली कंडीशन है कि तुलनात्मक अध्ययन या एक पहली शर्त है सहअभाज्य के बारे में संकल्पना करना। सहअभाज्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के पहली स्टेज है कि हम इसके मतलब 2 संख्याओं को आपस में ले रहे हैं। ये तो जैसे मान लीजिए अभी तक आपने लघुत्तम और महत्तम में ये विचार नहीं किया था कि दोनों संख्याएं आपस में कैसी होती थी। वो संख्याएं आपस में सहअभाज्य होती थी कि वो नहीं होती थी। बस शुरू कर देते थे लघुत्तम निकालना और महत्तम निकालना। तो उसी प्रकार से आज हम क्या करेंगे कि केवल हम सहअभाज्य संख्याओं के बारे में ही सारी हरकतें करेंगे। उसी सहअभाज्य संख्याओं का हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे और उन्हीं सहअभाज्य संख्याओं का हम महाशापा निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो एक चीज़ और हम आपको बता दें कि इसमें कभी डाउट न करना। एक शंका हो जाती है कि लघुत्तम समापवर्त शब्द है, लघुत्तम समापवर्त है। लघुत्तम
समापवर्ती लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्तक। इनमें थोड़ा सा देखो, ये जो वर्तक है, ये जो वर्तक है, जैसे समापवर्तक मतलब समान गुणज, समान गुणज। समापवर्तक का मतलब समधन, समधन अपवर्त। अब अपवर्त माने होता है गुणज, और सब माने बराबर, समान। और ऐसे इसमें है कि सम, जैसे सम अपवर्तक मतलब सम धन अपवर्तक, अपवर्तक। तो अपवर्तक का मतलब होता है, अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड, असम माने बराबर, बराबर, समान। ठीक, तो ये चीज आपको समझना है कि ये गुणज और गुणनखंड में अंतर है। गुणज क्या होते हैं कि उसी संख्या को बार बार से नेचुरल नंबर में गुणा करते हैं, वो गुणज होता है। और गुणनखंड में ऐसा नहीं है कि वो जो संख्या दी हुई उसी में हम नेचुरल नंबर का बारी बारी से गुणा करें ना। वो जो संख्या होती है उस संख्या के हम गुणनखंड करने के बहुत ही देखते हैं कि कितने खंड हो सकते हैं, उस संख्या के कितने खंड हो सकते हैं, जिसको हम समूह में बना बना करके चेक करते हैं, जांचते हैं कि देखो इसके इतने गुणनखंड हो सकते हैं। तो इसमें बहुत भेद रखना, क्योंकि ये और ये अलग है। ये कभी कभी सोचते हैं अच्छा अलग उत्तम, दोनों एक ही है समापवर्तक। अरे ये कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन गेम है, ये कॉमन मल्टीपल कहेंगे इसको हम, कॉमन हम इसको क्या कहेंगे, मल्टीपल कहेंगे। ठीक, और ये एक कॉमन फैक्टर है। फैक्टर और मल्टीपल में अंतर है, याद करो। मल्टीपल क्या होती है कि जो संख्या होती है उसी संख्या में बारी बारी से नेचुरल नंबर का गुणा करते हैं। और गुणनखंड क्या होता है, जो संख्या दी होती है उसको खंडों में, कई खंडों में विभक्त करके उनके सारे समूह हम लिखते हैं कि देखो इतनी इतने इसके इतने इतने प्रकार से खंड बन सकते हैं। ये भेद होता है। तो कभी आपस में ये एक ही न समझ लेना कि इसमें केवल लघुत्तम है और इसमें महत्तम है, ये न करना। ये छोटा ये बड़ा ये सब ऐसा न करना, नहीं बड़ी भारी भूल हो जाएगी। ठीक, चलो। तो अब हम बात वहाँ कह रहे थे अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्याएं, जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या मान लीजिए लेते हैं कि जैसे 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5 संख्या हमारी कैसी संख्या है, यदि इनके हम गुणनखंड करें तो गुणनखंड 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। और 5 के गुणनखंड करेंगे तो 1 आएगा और 5 आएगा। बाकी देखिए इन दोनों संख्याओं में केवल एक ही संख्या जो है गुणनखंड दोनों में टैली है। तो जब दो संख्याओं के मध्य केवल एक ही संख्या, केवल 1 गुणनखंड टैली हो, तो वो संख्याएं आपस में कैसी संख्याएं कही जाती हैं, सहअभाज्य संख्या कही जाती है। और जैसे एक और उदाहरण लें, जैसे मान लीजिए हमारी ये संख्या 9 है और 16 है। तो 9 और 16, तो 9 के गुणनखंड 1, 3,
एक तीन हो गया, गुणनखंड 1 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया। और 16 के गुणनखंड 1 2 4 8 और 16। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो 1 है, ये 1 जो है एक ऐसा गुणनखंड है 1 जो कि 9 में भी है और 16 में भी है। तो 9 और 16 दोनों संख्याएं ये आपस में कैसी संख्याएं कही जाएंगी? अभाज्य संख्याएं कही जाएंगी। कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं कही जाएंगी। अरे सॉरी, जो जैसे 9 और 16 इनमें केवल एक ही गुणनखंड 1 आपस में टैली कर रहा है, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम सहअभाज्य कहते हैं। इसी तरीके से 4 और 5 में 1 एक गुणनखंड टैली कर रहा है, तो ये 4 और 5 भी संख्याएं आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं, और 9 और 16 संख्याएं भी आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो सहअभाज्य संख्याओं के बारे में ये आपको जानकारी हो गई कि जब दो संख्याएं के आपस में उनके जो गुणनखंड होते हैं, तो केवल गुणनखंड 1 ही दोनों संख्याओं में जब टैली करता है, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और एक चीज़ तो हमको पढ़नी नहीं पड़ गई। क्या नहीं पढ़नी पड़ गई? कि जैसे संख्या 9 और 16 सब अभाज्य है, तो इसके मतलब आपने ये देखा होगा कि जो सहअभाज्य संख्या होती है वो उसमें क्या होता है कि एक ही गुणनखंड 1 कैली दोनों आपस में टैली होते हैं। और जो सहअभाज्य संख्या नहीं होती है, तो उसमें क्या होते हैं कि कई गुणनखंड टैली करते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा वाला गुणनखंड होता है वही हमारा महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ चूँकि जो अब ये बट नेचुरल है कि जो हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो इसमें केवल एक ही गुणनखंड टैली करता है, तो इसलिए जितनी भी हमारी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं उन सभी सहअभाज्य संख्याओं का मासा महत्तम समापवर्त 1 होता है। महत्तम समापवर्तक 1 होता है, जिसको कहते हैं HCF। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं। अब लघुत्तम क्या होता है कि जब दो संख्याएं हैं, आप अब इनका मान लीजिए लघुत्तम निकाला जाए 4 और 5 का, तो जो 4 और 5 संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का यदि हमें लघुत्तम निकालना है, तो चलो हम दोनों के लघुत्तम निकालते हैं। चलो हम दोनों संख्याएं 4 और 5 का लघुत्तम समापवर्त LCM तथा 9 और 16 संख्याओं का LCM निकालेंगे। जैसे है 4 5 2 2 5, फिर 2 से करेंगे 1 5, अब 3 है नहीं तो कैसे करेंगे? 5 से 1 1, जब 1 1 आ जाए तो करना बंद। इसलिए 4 व 5 सहअभाज्य संख्याओं का
संख्याओं का एलसीएम या कहते हैं लासा बराबर कितना आएगा? ये देखो 2 गुणते 2 गुणते 5 बराबर 20। अतः 2 सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। के बराबर होता है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? 9 और 16 दो कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। इनका हम गुणनखंड करेंगे किस विधि से? भाग विधि से। तो 2 9 2 8 9 4 9 2 9 2 अब ये 1 आ जाएगा भाई। 2 का भाग देंगे 4, 2 आ गया। फिर 2 का इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा। अब 3 से भाग देंगे 3 1, फिर 3 से भाग देंगे 1 1। इसलिए 9 व 16 सहअभाज्य का मतलब कोप्राइम नंबर्स का गुणनखंड बराबर कितना होगा? गुणनखंड होगा, चलो यहाँ कर लें। गुणनखंड जैसे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 बराबर 16 गुणते 9 3 त्रिका 9 भाई। 2 का 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बराबर 144। तो 144 क्या है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? अतः दोनों संख्याओं, इससे सिद्ध हो गया। देखो इससे भी सिद्ध हो गया कि 4 और 5 को प्राइम नंबर थी। तो इनका हमने एलसीएम निकाला, तो इनका जो एलसीएम निकला वो 20 है। और 20 संख्या ये 4 और 5 के गुणनफल के बराबर होती है। 4 पंचे 20। इसी प्रकार 9 और 16 का हमने गुणनखंड निकाला, तो
इनका जो गुणन इनका हमने 9 और 16 का हमने एलसीएम निकाला। तो 9 और 16 का जब हमने एलसीएम निकाला और 9 और 16 दोनों हमारी को प्राइम नंबर हैं, तो इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम निकला है वो 144 निकला है। और 144 जो है हमारा दोनों संख्याएं 9 और 16 के गुणनफल के बराबर हैं। तो हम एक चीज़ ज़रूर कह सकते हैं कि जब कोई संख्या दो अगर कह दे पेपर में कि 9 और 2 संख्याएं हैं, इन 9 मतलब कोई भी 2 संख्या दे दे, कह दे ये दोनों संख्याएं सहभागी हैं, तो ऐसा करिएगा कि इनका एलसीएम निकालिए। तो आप क्या कर देंगे कि दोनों संख्याओं को गुणा करके रख देंगे। और यदि कह दे कि नहीं ये 9 और 16 संख्याएं इनका आप एलसीएम निकालिए, तो आप ये भाग विधि अपना अप्लाई करके और ये पूरा प्रोसेस दिखा करके फिर इसके बाद एलसीएम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 9 व 16 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनखंड नहीं है भैया, ये एलसीएम है। एलसीएम है। देखिए यहाँ पर गलती कर गए, इसलिए 9 और 16 सहअभाज्य प्राइम नंबर का एलसीएम ये है। ठीक, 144। तो हाँ, अभी हम ये बोल रहे थे कि यदि वो कह दे कि न दी हुई संख्याओं का हमें वो निकालिए, अगर ये कह दे कि ये संख्याएं हमारी को प्राइम नंबर नहीं है, तो आप इसी भाग विधि से आप गुणनखंड करके उनको दे दीजिएगा। और यदि बता दे कि नहीं ये को प्राइम नंबर है, तो सीधे गुणा करके रख दो, बस। बाय।